गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज तक का जो आपका कोर्स है, पार्ट 2 तक पूरा प्रश्नोत्तर वगैरह आप लोगों ने सब लिख लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर आप लोगों को फेयर कॉपी में लिखने हैं। ठीक है। अब हम आज अपना पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 है ठेस, जो कि कहानी है। ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी शुरू करने से पहले उनका जीवन परिचय अपन पढ़ते हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय, है ना। कथाकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के हिंगना गांव में 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ। रेणु ने विद्यालयीन शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सन 1952 ईस्वी में राजनीति को छोड़ पूरी तरह साहित्य को समर्पित हो गए। सन 1970 ईस्वी में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को आप दिवंगत हो गए। आपके ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए तथा मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे आदि उपन्यास प्रकाशित हुए। आपने कथाकार के साथ रिपोर्टर लेखक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। मैला आंचल और पढ़ती परिकथा उपन्यास के प्रकाशन के बाद रेणु जी हिंदी के बड़े कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। रेणु जी की भाषा आंचलिक परिवेश लिए हुए है। भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ साथ मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। अब हम आपकी कहानी ठेस का केंद्रीय भाग पढ़ेंगे। कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। गांव का सिरजन बहुत सुंदर शीतल पाटी बनाता है। वह केवल पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर यह काम नहीं करता। जिस घर में वह शीतल पाटी बनाने जाता है, वहां की कुछ महिलाएं अपने कथन भंगिमा से उसे ठेस पहुंचाती हैं, जबकि जिस बेटी की विदाई के लिए वह शीतल पाटी बना रहा था, उसकी आत्मीयता उसे छू जाती है। वह किसी प्रलोभन में नहीं फंसता। वह जिसका काम करता है उसके सहज और आत्मीय व्यवहार का ही आग्रही रहता है। जब उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता, तब वह उस काम को ही छोड़कर चला जाता है। कहानी के कथानक में वह बेटी को विदा के समय स्टेशन पर पहुंचकर अपने घर में बनाई गई शीतल पाटी बेटी को भेंट करता है। कहानी में सिरचन का चरित्र ग्रामीण कलाकार की आत्मगौरव को प्रकट करता है। लेखक ने गांवों के में इस तरह के कलाओं का लोप पर भी चिंता व्यक्त की है। अब आपकी कहानी है ठेस। ठेस का मतलब जानते हैं? दुख होना, धक्का लगना। तो ये कहानी एक कलाकार के आत्मसम्मान को पे जब धक्का लगता है, ठेस पहुंचती है, उस पर केंद्रित है ना। एक गांव रहता है। उस गांव में कई किसान और कई लोग तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन जब किसान लोग काम करते हैं, जब बड़े जमींदार वगैरह के काम में, खेती वगैरह के काम के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, तो कोई भी सिरचन को याद नहीं करता, क्योंकि सबका मानना था कि सिरचन आलसी, निठल्ला और रहता है। क्योंकि कुछ समय पहले तक सिरचन ऐसा व्यक्ति नहीं था। वो गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और अपनी कलाकारी में
अपने काम में बहुत माहिर था। अब सिरचन क्या काम करता था? सिरचन जो था वो दस्तकार था। दस्तकार का मतलब मालूम है? नहीं, जो शीतल पाटी, वो चटाइयां वगैरह बनाते हैं ना, शीतल पाटी देखिए, मुड्डे वगैरह रहते हैं, शीतल पाटी रहती बैठने के लिए, जो चटाइयां रहती है पहले के जमाने में बांस से बनती थी, तो वो रहते हैं, उनको जो बांस से सारा जो काम करते हैं उनको दस्तकार कहा जाता है। तो सिरचन बहुत अच्छा दस्तकार था। उसके जैसा सामान बनाने वाला आसपास के गांव में कहीं पे भी कोई भी नहीं था। लेकिन सिरचन के परिवार और उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद उसका काम धीरे धीरे टलता जाता है और वो घर में ही रहता है। उसने काम करना छोड़ देता है। तो गांव वाले उसको क्या समझते हैं? आलसी और निठल्ला समझते हैं। लेकिन सिरचन स्वाभिमानी था। उसको अगर कोई काम सौंपा जाता था तो वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था। अब एक बार की बात है कि गांव के जमींदार की बेटी का गौना होने वाला था। गौना मतलब मालूम है कि गांव में बचपन में शादियां हो जाती थी। शादी के बाद जब दुल्हन को अपने घर में लेकर जाते हैं तब वो कहलाता है गौना। तो जब उसकी शादी हुई थी बचपन में, तो उसके जमींदार की बेटी की माँ ने उनको शीतल पाटी वगैरह तोहफे में दी थी। अब जब उसकी गोने की वो दिनांक आती है, फाइनल होती है, तब उसके ससुराल से वहां से आता है कि हमको बहू के साथ साथ दो सुंदर शीतल पाटी अवश्य चाहिए। अगर शीतल पाटी नहीं आई तो हम दुल्हन को बैरंग वापस भेज देंगे। बैरंग का मतलब मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम? बैरंग मतलब होता है कि पहले के जमाने में अपन लेटर वगैरह पोस्ट करते थे ना। अगर लेटर के वो जो पोस्ट करते हैं उसको लिफाफे में भरते हैं, तो अगर अपन उसमें टिकट नहीं लगाते तो वो जिस जगह जाता है ना, तो उस जगह जाने के बाद या तो जिसका है वो पैसे दे के वो टिकट वो अपना लिफाफा ले ले, नहीं तो अगर कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो लिफाफा वापस उन्हीं की जो भेजता है उसी के घर आ जाता था। तो इसे कहते हैं बैरन। जो जमींदार की बेटी रहती है मानू के ससुराल से ये पैगाम आता है कि यदि मानू के साथ सुंदर सुंदर शीतल पाटी, 2 शीतल पाटी ना भेजी तो वो उसको बैरन वापस भेज देंगे। अब जो मानू की माँ है उसको क्या होता है? टेंशन हो जाता है कि अब ये शीतल पाटी कौन बनाएगा। तो वो सिरचन को बुलाती हैं और उससे बोलती हैं कि तुमने जो पहले शीतल पाटी वो करी थी वैसी शीतल पाटी तुम्हें बनाना है और 1 माह का ही टाइम रहता है। तो वो सिरचन उनका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सिरचन को वो अपने घर पे नहीं, उसके घर पे नहीं भेजती है। सिरचन को बोलते तुम मेरे घर पे ही आकर ये सारी चीजें बनाओ ताकि तुम्हें वो ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि समय कम था और चीजें उनको ज्यादा बनवानी थी। सिरचन की एक आदत थी कि उसको काम करते टाइम कोई भी उसके काम में रोक टोक ना करे। यदि कोई उसके काम में रोक टोक करता था तो वो उसको बुरा लगता था और फिर वो काम छोड़कर चला जाता था। फिर किसी के भी मनाने के बाद भी वो नहीं आता था। तो जमींदार की पत्नी क्या करती है? सिरचन को अपने घर ही बुला लेती है और उससे कहती है तुम यहीं पर रहो और यहीं पे सारी चीजें बना दो। अब सिरचन बहुत अच्छा कारीगर था, उसको शीतल पाटी, मुड्डे वगैरह ये सब बनाने आते थे, तो उसने वो काम करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, शादी उसके गोने की तारीख समीप आ गई। अब जब तारीख समीप आई तो क्या हुआ, मेहमानों का आना जाना हो गया। अब मेहमानों का आना जाना हुआ तो जब उनके जो रिश्तेदार थे वो आपस में बात करते थे कि ये कौन इंसान है जो क्या बना रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है ये वो मानू के लिए दहेज के लिए सामान बना रहा है। तो वो था। अब सिरचन की एक और आदत थी कि उसको खाने पीने का शौक था। उसको अगर अच्छा खाना दे दो तो वो अच्छे से काम करता था। और जहां
अपने खाने पीने में कमी करी वह वो काम करना छोड़ देता था कि जब तक उसको अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता जाता था वो उतने ही अच्छे से अपना काम करता था। जहां आपने भोजन में चिकनाई कम करी या उसको खराब खाना देना शुरू किया वहीं वो अपना काम छोड़कर चला जाता था और उसके बाद चाहे आप जितना भी उसको बुलाओ वो नहीं आता था। अब जब रिश्तेदार थे तो वो सब उनको बोलते थे कि ना तुम काय के लिए इसके इतने नखरे सुनती हो, काय के लिए उसको वो करती हो, इतना अच्छा खाना देते हो, क्या उसको इतना अच्छी सारी वो सहूलियत देते हो। तो वो क्या है, एक बार क्या हुआ कि मानू ने सब लोगों रिश्तेदारों की बातें सुन ली। अब वो उसको भी टेंशन होने लगा तो फिर वो सिरचन के पास गई और उससे बोली कि भैया देखो शादी का घर है, 4 तरह के लोग आएंगे और 4 तरह की बातें करेंगे, लेकिन तुम किसी की बातों पर विश्वास मत करना। तो सिरचन उसकी बात सुन लेता है। अब एक बार क्या होता है, जमींदार की पत्नी की मझली भाभी को वो सिरचन को खाना देने पहुंचाती है। तो सिरचन जब खाना देखता है तो वो खाना खाने से मना कर देता है कि ये खाना मैं नहीं खाता हूँ। तो वो जो मझली भाभी थी वो चिढ़कर आती है और मानू की माँ से बोलती है कि छोटे लोग हैं, छोटे लोगों को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, छोटे लोगों को सर पर चढ़ाओगे तो वो ऐसे ही नखरे दिखाएंगे। अब ये बात क्या है, सिरचन सुन लेता है तो उसको उसके मन को बहुत ठेस लगती है। वो उसका स्वाभिमान क्या है, वो सोचता है कि मैं इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ और उसके बाद भी लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो वो बिना किसी से कुछ कहे सारा सामान उठाता है और अपने घर वापस आ जाता है। उस जमींदार की पत्नी वगैरह, जमींदार वगैरह सब उसको बहुत मनाते हैं, लेकिन वो वापस घर उनके काम करने नहीं जाता है। अब दिन गुजरते जाते हैं, वो मानू की विदाई का दिन भी समय पा जाता है और वो ट्रेन में बैठने लगती है और वो दूर दूर तक ये देखती है कि काश कोई आ जाए, काश कोई आ जाए, क्योंकि उसको भी मन में डर लगता है कि अब मैं ये सामान लेकर नहीं जाऊंगी तो पता नहीं मेरे ससुराल वाले मुझसे क्या बोलेंगे। मेरे पास ना तो शीतल पाटी है, ना पटेल की पटिया वगैरह कुछ भी नहीं है। अब उसको टेंशन होने लगता है कि अब मैं जा तो रही हूँ ससुराल, और बेटी के घर वालों को भी, माता पिता को भी टेंशन होता है कि उन्होंने स्पेशल बोला था कि उसके साथ शीतल पाटी वगैरह नहीं आएगी तो हम उसको घर में आने नहीं देंगे, उसको वापस भेज देंगे। तो जैसे ही ट्रेन चलने को होती है, दूर से जैसे ही ट्रेन चलने को होती है, मानू को सिरचन आता हुआ दिखाई देता है और उसके हाथ में 2 शीतल पाटी, बटेर की पटिया आदि जो सामान उन्होंने बोला था वो सारा सामान होता है। वो कहता है कि मानू मेरी बेटी की तरह थी और बेटी को खाली हाथ में कैसे विदा करता, इसलिए ये सारी चीजें मैं उसके लिए खुद बनाकर आया। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई कलाकार होता है, हमें उसकी कला का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। इसके सम्मान करना चाहिए। इसके प्रश्न उत्तर PDF के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।